नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सुमन पुनिया। आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो देखिए, आज हम देखेंगे आवर्त बीजी पादपों की आकारिकी। इसका जो 4 नंबर जो वीडियो है उसके अंदर रह गया था, उसमें आगे चला नहीं था, तो मैं जो बचा हुआ है वो लेके आई हूँ। तो वो मैं बताऊंगी किस तरह से क्या है आवर्त बीजी पादपों की आकारिकी। इसके अंदर था तने का रूपांतरण, तने का रूपांतरण। ठीक है, तने का रूपांतरण यानी कि तना अपना रूप किस किस तरह से बदल सकता है। ठीक है, तने का रूपांतरण कहें कि तना अपना रूप किस तरह से बदल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 प्रकार से अपना ये रूप बदलेगा। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से ये रूप बदलेगा। वायवीय तना, ठीक है, या सबसे पहले अवायवीय तना, अर्धवायवीय, क्योंकि अपन सीक्वेंस से देखेंगे वैसे ही पढ़ेंगे और याद करने का भी आसान तरीका हो जाता है कि यदि आप सीक्वेंस बनाकर चलो, सीक्वेंस बनाकर याद करो। अर्धवायवीय, अवायवीय तना, अर्धवायवीय तना और क्या है वायवीय तना। तो सबसे पहले मैं इन तीनों वर्णों का अर्थ समझा देती हूँ क्या है, जिससे आपको आसानी होगी इनके रूपांतरण पढ़ने में। अवायवीय, वायवीय क्या होता है कि जैसे वायु के अंदर हो तना, पूरी तरह से क्या हो वायु के अंदर हो तना, तो वो तो हो गया वायवीय। और इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया अवायवीय। अवायवीय कहें तो वो तना कैसा है, पूरा का पूरा जमीन में है, वायु के संपर्क में नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अवायवीय तने के अंदर क्या होगा, पूरा तना कहाँ रहेगा, जमीन के अंदर रहेगा। और वायवीय में क्या रहेगा, पूरा तना कहाँ रहेगा, वायु में रहेगा। ठीक है, अब बीज का हमेशा ही फंसता है, यानी इधर ना, इधर का ना, इधर का ना, घर का न घाट का, वो वाली बात है। तो अर्धवायवीय ने जमांतरण कितने प्रकार से हो रहा है आपका? 3 प्रकार से हो रहा है। कौन कौन सा? अवायवीय तना, अर्धवायवीय तना और आपका क्या है वायवीय तना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवायवीय तना, या इसको बोला जाता है भूमिगत तना। ठीक है, भूमिगत तना यानी भूमि के अंदर है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, भूमिगत तना। ठीक है, इसके हम रूपांतरण देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला है प्रकंद। ठीक है, प्रकंद सभी लोगों ने देखी है तथा खाई भी है, कि जो आपने देखा है अदरक चाय के अंदर सर्दियों में डालते हैं, वो क्या है अदरक। और क्या है इसका दूसरा एग्जाम्पल, हल्दी। इसके एग्जाम्पल क्या है, अदरक और आपका हल्दी। ठीक है, हल्दी और अदरक में क्या अंतर है? कुछ नहीं, हल्दी जो है वो पीले रंग की है और ये आपके ब्राउन कलर की है। किस तरह से होगी इसकी मैं बता देती हूँ, इस तरह से। और इसके अंदर क्या निकली होगी, शाखाएं होगी। ठीक है, कैसी होगी, शाखा निकली होगी। ये क्या है आपकी प्रकंद रूपांतरण है। तने का कौन सा रूपांतरण? प्रकंद। और इसके 2 एग्जाम्पल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अदरक तथा हल्दी। ये कंपटीशन एग्जाम तथा आप लोगों के लिए भी 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देकर पूछ लेते हैं कि हल्दी या अदरक जो है ये तने के कौन सा प्रकार का रूपांतरण है, या तने का कौन सा प्रकार है। ठीक है, या ऐसे पूछ ले कि वायवीय तना है या फिर अर्धवायवीय है या फिर आपका अवायवीय या भूमिगत तने। तो याद रखना, अदरक और हल्दी दोनों ही क्या है, भूमिगत तने हैं, अवायवीय तने। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंद। कंद, कंद कहें तो आलू। इसका एग्जाम्पल क्या है, आलू। देखो आलू पता है आप लोगों को, या आपके घर में मतलब खेत में बोया भी होगा कि जमीन से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है आलू? जमीन से निकाला जाता है। ऐसे नहीं तो आप ऐसे याद किया करो कि घर में जब भी सब्जी लाए तो बोलना कि पापा आज तो भूमिगत तना लेके आ गए।
या देखा करो आलू देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ हमने क्या देखा था, आलू किसका प्रकार था, आपके कंद का था। ठीक है, जैसे अदरक चाय में डाल रहे हो या फिर आप हल्दी जिसकी सब्जी बना रहे हो तो देख लेना कि हाँ ये प्रकंद का उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा था। इसलिए आप दैनिक जीवन में इस साइंस को लेकर चलोगे तो आपका ज्ञान स्थायी रहेगा, कभी नहीं भूलोगे आप जिंदगी में। ठीक है, तो कंद आलू किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, अब आलू और अदरक में क्या अंतर है जिससे ये प्रकंद हो गया, ये कंद हो गया। क्या हुआ कि इसके अंदर शाखा नहीं है, सिर्फ क्या है इस तरह से है और इसके अंदर शाखाएं बंट गई। और यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है, आलू की आंख सुनी होगी, वो आंख रियल में देखने वाली आंख नहीं है, वो क्या होती है, आलू की आंख वो होती है इसकी कलिका। जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि विभ्योतक ऊतक इसका निर्माण करता है, कलिका का निर्माण करता है, उससे क्या निकलती है, परण निकलती है। तो ये एक क्या है, तना है और तने से क्या निकल रही है, कलिकाएं निकल रही है। और इन्हीं कलिकाएं, ये कलिकाएं ही क्या करती हैं, ये आलू का कायिक जनन करवाती है, यानी कि हम इसको काट के और बो दे जमीन के अंदर तो एक इससे नया पादप उत्पन्न हो जाता है, किससे, कलिका से। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन क्या होता है कि जिसमें नर तथा मादा युग्मक संलयन करके युग्मनज का निर्माण करके फिर यदि पादप का निर्माण करता है तो वो जनन क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। तथा कायिक जनन क्या होता है कि लैंगिक अंगों को छोड़कर पुष्प के बाकी जो भाग है उससे एक नया पौधा उत्पन्न हो, तो ऐसा क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। आई बात समझ में। अब चलिए कंद हो गया परकंद, अब आता है सलक कंद। सलक कंद, ठीक है, इसके अंदर क्या है, आप लोग डेली खाने में यूज करते हो, तो वैसे भी आप याद रखते हो, याद रखना या रख सकते हो। कैसे कि जब भी आपके घर में मम्मी आपको बोले कि बेटा लहसुन छोड़ दे, तो याद रखना, धीरे से मन में बोल देना कि हाँ सलक कंद छील दो। अगर मम्मी को कहेंगे डांट भी पड़ सकती है, ये नए सब कहाँ से सीखे, कौन सी ऐसी मैडम ने बता दिया तेरे को कि नए वर्ड सीख रही है। तो विशेषकर लड़कियों को तो ज़्यादा ही डांट पड़ती है, लड़कों को तो फिर भी कम पड़ती है। तो मन में बोल लेना, कोई बात नहीं, अपने मन में बोल लेना कि सलक कंद छील। ठीक है, सलक कंद का एग्जाम्पल है प्याज तथा लहसुन। क्या है, प्याज तथा लहसुन। तो इस प्याज तथा लहसुन की एक और विशेषता बता रही हूँ कि इसके ऊपर जो परतदार सबसे पहले भारी, हम प्याज के ऊपर भी देखते हैं ऐसे पतले पतले छिलके उतरते हैं, पतले पतले परत उतरती हैं, वो तो उनकी रियल में परण होती हैं, उस पादप की परण होती है, तना उसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकंद, कंद, सलगकंद। और एक आपका इसके अंदर आता है घनकंद। घनकंद तो नाम से ही दिख रहा होगा कि घन की आकृति के जैसा होगा। घन की आकृति के जैसा तना किसमें पाया जाता है, आपका अरबी। इसके अंदर अरबी की सब्जी आपने खाई होगी, तो वो इसी तरह से ऐसे छोटे छोटे, जैसे सब्जी उसकी आलू के जैसी बनती है, लेकिन उसका आकार देखना आपको घन के जैसी आकृति, घन की आकृति के जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, घनकंद। घनकंद, घनकंद का उदाहरण क्या हो गया, अरबी। ठीक है, तो ये आपके थे अवायवीय तना या भूमिगत तने के एग्जाम्पल तथा इसके रूपांतरण किस तरह से हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो एक बार मेरे को बता दीजिए, समझ में आ गया? चले, डन। अब अगला आता है अर्धवायवीय तना। ठीक है, अर्धवायवीय तने में हमने क्या देखा है कि ये न ही तो जमीन के अंदर है और न ही जमीन के बाहर है। ठीक है, तो ये कहाँ, बीच में झगड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि बीच में है। तो इसके भी 4 प्रकार से हैं, तो हम सबसे एक एक पॉइंट से देखते हैं। सबसे पहला है ऊपरी भूस्थानी।
ऊपरी भूस्थारी। ऊपरी भूस्थारी का नाम देखो, नाम से ही देख लेना, ऊपरी भूस्थारी यानी ये भूमि के ऊपर रैंक कर चल रहा है। ठीक है, भूमि के ऊपर रैंक कर चल रहा है। तो इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। आपने देखा होगा जो औरतें हैं, आपकी मम्मी हैं, आप या बड़ी बहन है, वो व्रत करती है ना, तो उस टाइम वो जल चढ़ाती है, कहाँ जाके, दूध के अंदर चढ़ाती है तना, और फिर इससे जो मुख्य तना या मुख्य पर्ण जो है निकलती जाती है। ठीक है, आज जाते ही आप देखना जो दूब घास होती है ना, वो देखना, उखाड़ के देखना या उसके देख लेना कि जमीन के ऊपर ऊपर इस तरह से रेंगते चलता है, और नीचे उससे क्या निकलती जाती हैं, जड़ें निकलती जाती हैं। ठीक है, इस तरह से क्या निकलती जाती है, नीचे जड़ें निकलती जाती है और ऊपर इसका पूरी पर्ण वाला भाग निकल जाता है। ठीक है, तो ये है आपका दूब घास। फिर सेकंड आता है भूस्थारी। अब देखो भूस्थारी के अंदर क्या होगा, अब सेम यही है, सिर्फ अंतर क्या है कि ये पूरा जमीन के ऊपर चल रहा है, और इसके अंदर क्या होगा कि कुछ भाग जमीन के अंदर, फिर थोड़ा ऊपर निकल गया, कुछ भाग जमीन के अंदर, फिर थोड़ा ऊपर, कुछ जमीन के अंदर, फिर थोड़ा ऊपर निकल गया। ठीक है, इस तरह से ये तना थोड़ी दूर के लिए तो क्या है, जमीन के अंदर होगा, थोड़ा फिर बाहर निकलेगा, फिर जमीन के अंदर और फिर बाहर निकलेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से इनकी अर्धवायवीय का एक बार मैं यहाँ करा देती हूँ। इसी का ये आगे 2 पॉइंट हमने देख लिए। तीसरा आता है भूस्थारिका। देखो आपको इसी तरह से यदि याद करोगे तो समझ में आएगा किस तरह से। इन दोनों में अंतर कर लेना, ऊपरी भूस्थारी और भूस्थारी, यानी सबसे पहले ऊपरी भूस्थारी और फिर इसका ऊपरी नाम हटा देना, फिर क्या जाएगा भूस्थारी। और दोनों में अंतर क्या है, भूस्थारी में भूस्थारी यानी थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, इसमें जमीन के ऊपर रेंग कर चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद भूस्थारिका तथा अंतः भूस्थारिका, 2 पॉइंट इस तरह से याद करना। ये क्या है, अंतः भूस्थारिका। अब देखो भूस्थारिका यानी यह इसके जैसा ही है, इसके जैसा, ऊपरी भूस्थारी के जैसा। अंतर क्या है कि ये जमीन में होता है, ये कहाँ पाया जाता है, जल के अंदर। कहाँ पाया जाता है, जल के अंदर। ये जल के अंदर होता है। बाकी सेम ऐसे ही है कि ये जल के ऊपर क्या चलता है, रैंग कर चलता है। क्या चलता है, जल के ऊपर रैंग के चलता है। जैसे ये जल है, इसके ऊपर रैंग के चलेगा। इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी, या इसको बोला जाता है इकोर्निया। क्या बोला जाता है, इकोर्निया। और ये इसको एक और नाम आप याद रखो, इसको कहते हैं बंगाल का आंतक। यानी कि इन्होंने बंगाल के अंदर भगदड़ मचा दी, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या, बंगाल का आंतक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये विदेशों से लाया गया जलकुंभी, और जब इसको जल के अंदर बंगाल यानी बंगाल के अंदर जो जल है, बंगाल की खाड़ी, वहाँ इसको लगाया गया, तो इसने क्या किया, बढ़कर पूरे जल को ढक लिया, कवर कर लिया, जिससे उस जल के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु थे उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिससे उस जल के जीव सभी के सभी क्या हो गए, मरते गए। ठीक है, मरते गए यानी आंतक फैल गया, वो जीव मर गए, इसीलिए इसको बोला जाता है बंगाल का आंतक। क्या बोला जाता है, बंगाल का आंतक। क्या बोला जाता है, बंगाल का आंतक। ठीक है, अब आता है अंतः भूस्थारिका। तो ये क्या होगा कि ये जमीन है, ये पूरा जमीन के ऊपर नहीं चलेगा, ये पूरा जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के थोड़े से नीचे इस तरह से चलेगा। कैसे, जमीन के थोड़े से नीचे इस तरह से ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा, यानी बिल्कुल जमीन के नीचे दबा हुआ भी नहीं है और पूरा जमीन के ऊपर भी नहीं है, यानी ये यहाँ जमीन है और इसके बिल्कुल इस तरह से नजदीक एक लेयर मान लो, या उसके नीचे इस तरह से वृद्धि करेगा। बाकी सब वैसे ही हैं। इसका एग्जाम्पल है क्राइसैंथेमम।
हमारा आता है अगला वायवीय तना। क्या है? वायवीय तना। क्या देख लेते हैं? वायवीय तना। तीसरा इसका भाग या तीसरा पार्ट वायवीय तना। इसका अर्थ क्या कि पूरा का पूरा कहाँ होगा? हवा में, यानी बाहरी वातावरण में होगा, वायु के अंदर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 प्रकार से। एक आता है आपका शूल, ठीक है, और एक आता है परतान, और एक अब आता है परिणाम स्तंभ। ठीक है, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सूल कहते हैं कांटे को। किसको कहते हैं? कांटे को। अब देखो, आपने नींबू का पौधा देखा है? नींबू के पौधे से आप जब नींबू तोड़ रहे हैं तो वो पौधा बोलता है भाई नहीं मत तोड़, वो अपने कांटे चुभाता है। यानी ये रूपांतरण इन्होंने क्यों किया? क्योंकि सुरक्षा प्रदान के लिए। पूछ भी लिया जाता है कि जो सूल यानी वायवीय तने का जो सूल तना जो सूल में बदला, क्यों बदला? क्योंकि सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो जो नींबू का पौधा है वहाँ जो कांटे होते हैं वो रूपांतरण पर्ण का नहीं है, वो आपका किसका है? तने का रूपांतरण है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है नींबू। और आपने कांटे किस किस में देखे हैं? बेर खाए ना? बेर। गुलाब का फूल तो थोड़ा ही होगा। जब गुलाब का फूल तोड़ते हो कांटे होते हैं खजरी के, लेकिन फिर भी तोड़, क्योंकि वो तो रोज डे आए तब तो तोड़ना ही पड़ता है। तो अब आगे आता है परतान, और इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सुबह भी दिया था, लेकिन कंफ्यूज हो गए थे। एक मैंने पर्ण परतान बताया, एक मैंने तने का रूपांतरण में परतान बताया। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? घिया, खीरा, ककड़ी, जो भी बेले हैं, बेल उसको बोलते हैं। तो किस तरह से होता है कि जैसे ये उसका तना, इस तरह से इसकी पत्ती होती है, और इसके साथ में इस तरह से ये क्या है? आरोहण करने के लिए, यानी कि इनका जो पौधा है घिया, खीरा, ककड़ी का पौधा है, उनको आरोहण यानी चढ़ने के लिए ये परतान क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ये आपके घिया, खीरा, ककड़ी के जो परतान हैं वो ही तने के रूपांतरण हैं। और मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सुबह के टेस्ट में क्या दिया था? मैंने कहा मटर का परतान जो है किसका रूपांतरण है? तो आप लोगों ने लिखा तने का रूपांतरण, लेकिन वो किसका था? पर्ण का रूपांतरण था। यानी जो वही तो है, आपको उनका कंफ्यूज दूर करना है। यानी मटर का जो परतान देख रहे हैं ना, आपको सेम ही है, शकल सेम ही है देखने में, बिल्कुल वैसे इसके अंदर है, वैसे उसी के अंदर है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ये तने का रूपांतरण है, वहाँ जो मटर था वो किसका था? पर्ण का रूपांतरण था। ठीक है, अब देखो परिणाम स्तंभ, इसको मैं कहूँगी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो कंपटीशन एग्जाम वाले तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो परिणाम स्तंभ यानी नाम से ही देखो, परिणाम स्तंभ यानी जो तना जो है, परिणाम स्तंभ का मतलब यानी जो तना है, स्तंभ जो है, उन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया किसके अंदर? परिणाम यानी पर्ण के जैसा या पर्ण का कार्य करने लग गया। इस तरह से वर्ण देखो, नहीं आ रहा है ना, जहाँ वर्ण देखो जो क्या पूछ रहा है उसका अर्थ अलग अलग निकालो। जैसे परिणाम पत्ती का आ रहा है ना, परिणाम स्तंभ यानी स्तंभ जो है वो पर्ण के जैसा किसके अंदर दिखता है? नागफनी, कैक्टस, यूफोर्बिया। ठीक है, तो वो देखो किस तरह से होते हैं कि जैसे ये है आपकी नागफनी, इसके ऊपर क्या पाई जाती है? सूल, कंटक।
अब देखो ये जो कांटे जो है ना वो है आपकी परण, वो क्या है आपकी परण। और ये जो दिख रहा है ना पत्ती के समान संरचना, ये क्या कहलाता है, तना यानी स्तंभ कहलाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र या जो मरुस्थलीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वहां आपके ये ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पानी की कमी होती है और उस कमी की पूर्ति करने के लिए इन स्तंभ ने क्या है अपना रूप परिवर्तित कर लिया है, इसके अंदर आपके परण के जैसा। और याद रखना ऐसे पूछ भी लिया जाता है और पूछा भी जाता है कंपटीशन एग्जाम में, तो बहुत बार पूछा जाता है कि जो नागफनी या कैक्टस के अंदर प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है, कौन करता है, तना। वेरी गुड, कौन, तना। क्योंकि इनके अंदर क्या है, हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे ये क्या है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने लगता है। ठीक है, क्योंकि जो इनकी परण जो है उन्होंने तो क्या है कांटों का रूप धारण कर लिया, और ये जो तने जो है उन्होंने परण का रूप धारण करके और उसके अंदर क्या है परण के जैसे कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखना कौन कौन से, नागफनी, कैक्टस और आपका यूफोर्बिया। ठीक है, और एक इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कीट भक्षी पादप के एग्जाम्पल कौन बताए, नेपेंथस, गठपर्णी पादप, उसके अंदर जो घड़े समान संरचना होती है वो किसका रूपांतरण होती है, पत्ती का। तने का तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया, कोई तने का रूपांतरण नहीं। तो मैं यही बताना चाहती थी कि घटपर्णी पादप या कीट भक्षी पादप जो है उसकी परण क्या है रूपांतरित हो जाती है। जैसे ये इस तरह से क्या है घड़े के आकार की, हालांकि मैंने जो परण वाला वीडियो बनाया है वहाँ आपको इसका पूरा डिटेल से है, लेकिन यहाँ देखो ये क्या है घड़े के जैसी संरचना है, और इस घड़े के जैसी ये जो पूरी संरचना है ये किसका रूपांतरण है, परण का रूपांतरण है। और ऐसे पादप को क्या बोला जाता है, कीट भक्षी पादप। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो आपका जो घड़े समान जो संरचना है, ये जो परण है इसके ऊपर क्या है ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे क्या है कीट पतंगे को आकर्षित करती है ये। ठीक है, कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित होके आते हैं और यहाँ आते ही कीट, जैसे ये कीट आया उनके यहाँ से, ठीक है, और ये आके यहाँ अंदर आ गया और अब यहाँ इनकी जो भित्ति है वो क्या स्रावित करेगी, श्लेष्मा स्रावित करेगी। और ये इतना चिकना पदार्थ होता है कि जैसे यदि चिकने फर्श पे यदि आपने ऑयल डाल दिया तो क्या आप उस ऑयल को पार करके जा सकते हो, नहीं, वहीं घूमते रहोगे। जैसे ही ये इसके अंदर होता है तो कीट बाहर नहीं निकल पाता है और नहीं, फिर उसके बाद ये ढक्कन क्या है बंद हो जाता है, जिससे कीट इसके अंदर मर जाता है। तो एक पादप ने कीट को मार दिया, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना कि पादप कैसे मार सकता है कीट, लेकिन आप जहां भी कोई पूछे ना तो बताना कि ये देखो कीट भक्षी पादप है, उन्होंने कीट को मार दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा कीट भक्षी पादप। ठीक है, सभी ट्राई मत करना कि मैं भी जाके देखूं क्या मेरे को भी मार देगा।